नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। खेती किसानी सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे किन्नू की खेती के बारे में। किन्नू की खेती आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन जरूरत है कि आपको इससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पता हो। किस तरह से आपको किस्मों का चुनाव करना है, बाग तैयारी कैसे करनी है, प्रबंधन कैसे हो सकता है, इन तमाम बातों के लिए आइए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। किन्नू नींबू वर्गीय फलों की एक संकर किस्म है। ये संतरे से थोड़ा अलग होता है। इसमें संतरे की अपेक्षा रस ज्यादा होता है। वैसे तो इसकी बागवानी लगभग भारत के हर हिस्से में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में की जाती है। किन्नू में विटामिन सी के अलावा विटामिन ए, बी और खनिज तत्व की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आइए पंजाब के किसान से जानते हैं इसके बारे में और जानकारी। ये पंजाब में आया तब अनडिवाइडेड पंजाब था। लायलपुर में इसकी कल्टीवेशन शुरू हुई और वहाँ से इधर आया। अब भी जिसका जो मेन एरिया है वो पाकिस्तान में है। तकरीबन 95% जो किन्नू है वर्ल्ड का वो पाकिस्तान में होता है। पंजाब के अलावा किन्नू की खेती राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में की जाती हैं। इधर पंजाब में होशियारपुर साइड पे और साउथ पंजाब यानी के बठिंडा, फाजिलका, अबोर और उसके एडजॉइनिंग एरिया जो दूसरी स्टेट्स में है, राजस्थान में, हरियाणा में, वहाँ पर होता है। अकेले पंजाब में होशियारपुर, अबोहर, फजलका, मुक्तसर, बठिंडा से करीब 48,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी बागवानी ली जाती है। हमारे पंजाब में फलों के हेठ लगभग 80,000 हेक्टेयर रकबा है, जिसमें से जो किन्नू है वो 48,000 हेक्टेयर के लगभग है। हमारे पंजाब की जो सब्जियां और फल हैं टोटल, वो हमारे भारत का लगभग 1 से 1.5% हमारा हिस्सा है उसमें। आइए अब जान लेते हैं इसकी बागवानी के बारे में। सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतीली दोमट, चिकनी दोमट या गहरी चिकनी दोमट में की जाती है, लेकिन मिट्टी में जल निकासी का गुण होना चाहिए। साथ ही मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करके उसमें पौधों की रोपाई की जाती है। किसान 1 एकड़ में 208 पौधे लगा सकते हैं। पौध रोपाई करते समय उचित दूरी का ध्यान रखना चाहिए। किसान अधिक उत्पादन लेने के लिए किन्नू के साथ अंतर फसलें भी लगा सकते हैं। इसके लिए किसान मूंग, उड़द, लोबिया और चने की फसलों का चयन कर सकते हैं। किन्नू में सबसे अहम होता है पौधे का सही विकास। इसके लिए जरूरी है कटाई छटाई करना। इस काम का सबसे बढ़िया समय तुड़ाई के बाद होता है, लेकिन जब पौधों का विकास हो रहा हो तो कटाई छटाई ना करें। रोगी प्रभावित मुरझाई और नष्ट टहनियों को समय समय पर हटाते रहें। टहनियों की छटाई बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस फसल का रखरखाव बाकी की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। साथ ही फसल आने पर फलों का प्रबंधन भी कठिन होता है, लेकिन फल की गुणवत्ता और बेहतर बाजार से अच्छा लाभ लिया जा सकता है। फलों की तुड़ाई की बात करें तो उचित आकार और आकर्षक रंग लेने पर किन्नू तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किस्म के अनुसार किन्नू आमतौर पर मध्य जनवरी से मध्य फरवरी में पक जाते हैं। सही समय पर तुड़ाई करना आवश्यक है, क्योंकि समय से पहले या देरी से तुड़ाई करने से फलों की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किन्नू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसकी कटिंग कैसे हो। कटिंग ऐसे इस तरीके से होनी चाहिए कि जब इसकी पैकिंग हो तो एक किन्नू दूसरे को इंजर ना करे, उसको खराब ना करे, ताकि ये बहुत देर तक इसकी शेल्फ लाइफ रहे। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। इसके लिए एक खास किस्म की एक कटर होता है जो उसका जो टहनी होती है उसको बिल्कुल किन्नू के साथ से, किन्नू के फ्रूट के साथ से काट देता है ऐसे। अब देखने की चीज है कि ये जो इसकी जो टहनी है इसका बहुत ही छोटा पोर्शन इसके साथ रह गया है। ये ऐसी स्थिति में है कि ये दूसरे किन्नू को हार्म नहीं करेगा। हार्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम
उसको अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग जो है वो क्रेट में डाल के उसको प्री कूलिंग करके उसके बाद उसकी क्लीनिंग और वॉशिंग, उसके बाद ग्रेडिंग करके फिर कॉरुगेटेड बॉक्सेस में हम उसको पैक करके मंडी में ले जाएंगे तो हम उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अच्छी से पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग हो सकती है। फल तोड़ाई के बाद अहम पहलू होता है उन्हें सही स्थिति में बाजार पहुंचाना। इसके लिए किसान गुणवत्ता के आधार पर फलों की छटाई करके उन्हें गत्ते के बॉक्स में रखें, जिससे फल चोटिल होने से बच सके, साथ ही लंबे समय तक ताजे बने रहें। इसके बाद इसको कॉरुगेटेड बॉक्सों में बंद किया जाता है। और कॉरुगेटेड बॉक्सों में तब इसलिए बंद किया जाता है कि इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दूर के स्टेशनों तक हो जाए और ये खराब ना हो, और इस तरह पैक किए जाते हैं कि ये एक दूसरे को इंजर ना करें और डेस्टिनेशन तक ये बिल्कुल ठीक रहें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। बता दें आपको कि अगर आप देसी गायों का पालन करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप सही नस्ल का ही चुनाव करें। आज के हमारे सेगमेंट में एक ऐसी नस्ल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो अधिक गर्मी और अधिक ठंड सहने की क्षमता रखती है। कौन सी है देसी गाय की ये नस्ल, आइए जानते हैं। देसी गाय पालन में हमारा दायरा बढ़ रहा है, साथ ही नस्ल सुधार करके इनसे उत्पादन क्षमता में भी इजाफा हो रहा है। भारत में करीब 8 करोड़ किसान गाय पालन कर रहे हैं, क्योंकि गाय पालन के कई फायदे हैं। देश के सीमांत और छोटे किसानों की कुल आय का 25 से 26% हिस्सा इन्हीं से मिलता है। दूध या दूध से बने उत्पाद विक्रय कर छोटे किसान या पशुपालक रोजमर्रा की जरूरत को पूरी करने के लिए इन पर निर्भर होते हैं। इसके लिए पशुपालक बेहतर मुनाफा देने वाली नस्लों का चयन करते हैं। वैसे तो हमारे देश में 50 देसी गाय पंजीकृत है, जिनमें से कांकरेज गाय का मुख्य स्थान है। ये गुजरात के बनासकांठा जिले के कांकरेज क्षेत्र में आई हुई मानी जाती है। क्षेत्र के आधार पर ही इसका नाम कांकरेज रखा गया है। कांकरेज गाय गुजरात राज्य में कच्छ के रण क्षेत्र में पाई जाती है। साथ ही राजस्थान में भी कांकरेज गाय पाली जाती है। इनके पालने का उद्देश्य केवल दूध उत्पादन नहीं है, बल्कि ये कृषि कार्यों में भी सहयोग करती है।
इस नस्ल के बैल काफी बलशाली होते हैं। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। पहचान और विशेषताएं। इस गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। ये उच्च तापमान में भी आसानी से रह लेती है। इसका मुंह छोटा और चौड़ा होता है, लेकिन कांकरेज गाय आकार में बड़ी होती है। इस गाय के सींग लंबे और अर्धचंद्राकार होते हैं। इस नस्ल की गाय के कान बड़े और लटके हुए होते हैं। इनकी दूध उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती है। कांकरेज गाय हल्के भूरे से लेकर चांदी के रंग में पाई जाती है। आज आलम ये है कि गुजरात ही नहीं, आसपास के राज्य इस नस्ल का पालन करने में अच्छी खासी रुचि ले रहे हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी न सिर्फ देसी गाय में कांकरेज का पालन कर रहे हैं, बल्कि वो गाय के गोबर से 80 तरह के उत्पाद बना रहे हैं। इसके अलावा खाद का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती में भी कर रहे हैं। पहले तो गौवंश से हमें प्रोडक्शन कैसे मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा आय कैसे बढ़ सकती है, उसके ऊपर जो हमने काम किया है। और दूसरा काम किया है, उसका जो पीछे जो व्यय होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यय को कैसे कम कर सकते हैं, उसके पीछे हमने 10 साल जो काम किया है उसकी कुछ बात आपके सामने रखता हूँ। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूँ तो बोल सकता हूँ कि गाय के गौशाला का 4 प्रोडक्ट होता है। एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है, उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है, तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं। हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है, कभी कभी ज़्यादा कम होता है उसके हिसाब से, तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं। और लोगों को गाय की गुणवत्ता, जो दूध का साइंस है, उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं। गौमूत्र में से हम 4 चीज़ बनाते हैं। एक है गोनाइल बनाते हैं। गौमूत्र सीधा खाद के तौर पे हम बिक्री करते हैं 5 रुपये लीटर के हिसाब से। और गौमूत्र को हमने कीटरोधक दवा तरीके से सीधा भी उपयोग किया है और गौमूत्र में से कई दवाइयाँ भी बनाई है। दूसरा है गौमूत्र में से हम कई पंचगव्य का निर्माण कर रहे हैं, औषधियाँ बना रहे हैं। तो ये चारों तरीके से गौमूत्र में हम 5 से 10 रुपये लीटर की कीमत हम उसमें से उपार्जन कर सके हैं। अच्छे से उत्पादन देने वाले चारे जो है उसको हम ग्रो करते हैं अपने यहाँ, और अच्छी तरीके से हमारा चारा का कॉस्ट कैसे नीचे जाए। उसी तरह हम अपने दाण के लिए हमारे यहाँ गवार भी लगाते हैं, ज्वार है, मकाई है, जौ है। ऐसे कई दाण के के लिए जो दाण चाहिए वो भी हम यहाँ स्थानिक में हम निर्माण करते हैं, और कुछ है वो बाहर से भी खरीदते हैं। तो कुल मिला के हमने दाण के लिए भी स्वावलंबन, चारे के लिए भी स्वावलंबन का प्रयास किया है। आज हमारी इन देसी नस्लों को खास संरक्षण की जरूरत है, जिसमें सरकार तो अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन हर पशुपालक को ये बात समझनी होगी कि हमारी नस्लों में प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन काफी बेहतर है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस समय को ध्यान में रखते हुए किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए, आइए जानते हैं। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने
और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। कृषि यंत्रीकरण, नए उपकरणों से विकास आए किसानों के पास। बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है कृषि यंत्रीकरण योजना। कृषकों के लिए किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र एवं उपकरणों की खरीदारी हेतु ऋण बिना कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा के 8.05% विशेष ब्याज दर और 9 वर्षों की लंबी चुकौती अवधि, अर्धवार्षिक या वार्षिक के साथ आईटी रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं। नियम एवं शर्तें लागू। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब। द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें, आज के हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपने हुनर को एक नया ही रूप दिया है, जिससे न केवल उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बल्कि हमारे किसानों के लिए आसान खेती का रास्ता भी मुहैया कराया है। आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे सफल किसान से। उत्तर प्रदेश राज्य का कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। ये योगदान यूं ही नहीं मिलता, इसके पीछे होती है किसानों की कड़ी मेहनत और कुछ नया करने का जोखिम। कहते हैं जब समस्या बड़ी हो तो समाधान स्वयं निकालना ही बेहतर होता है। इसी सोच को लेकर खतौली गांव के रहने वाले मांगेराम जी ने खेती और उससे जुड़े कामों को आसान बनाने की ठानी और कृषि के लिए छोटी बड़ी मशीनें इजाद की, जो खेती के कामों को सरल बना रही है। एक किसान परिवार का होने के नाते बचपन से ही उन्होंने खेती के हर पहलू को बड़ी नजदीक से देखा था। एक किसान परिवार का होने के नाते बचपन से ही उन्होंने खेती के हर पहलू को बड़ी नजदीक से देखा था। साथ ही इनसे जुड़ी हर छोटी समस्या से भी दो चार हो रहे थे। बचपन के उन दृश्यों ने उन्हें कुछ अलग करने पर विवश कर दिया और वो समाधान की ओर बढ़ने लगे। 1955 में जन्मे मांगेराम जी ने महज 7 साल की उम्र में मिट्टी से ट्रैक्टर का मॉडल बनाया और यहीं से उनके हुनर की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे बचपन की एक घटना की याद आ रही है। मैं मैकेनिकल मशीन से संबंधित जो है बहुत मशीनें बनाता था। उसमें मैंने एक बार एक ट्रैक्टर ही बनाया, थ्रेसर बनाया। ट्रैक्टर में एक सिलेंसर इस टाइप का लगा कि वो धुआं भी निकालता था, उसमें धुआं जो है निकलता था। इसी टाइप के मैं हैरो, टीलर, पानी के पंप, इस टाइप के बचपन से ही इस टाइप के खिलौने बनाता रहा। मांगेराम जी को ईश्वर का आशीर्वाद मिला था, जो कि उनके अंदर एक बेहतरीन मैकेनिक के गुण थे। बचपन में उनका वक्त पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी बीता। वो आगे चलकर शिक्षा और कृषि को साथ लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद मैकेनिकल से ITI की, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला। उनकी इस उपलब्धि ने उनके सामने नौकरी के कई अवसर खोल दिए। कई जगह से तो उन्हें खुले ऑफर भी आए, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी इस कार्य क्षमता का लाभ बाकी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से मिले। पहले पढ़ाई करने के बाद में फिर ITI की, ITI टॉप की। इसके बाद मेरे पास जो है कई ऑफर भी आए। HAL लखनऊ हवाई जहाज की फैक्ट्री, BHEL हरिद्वार और हमारी मोरना शुगर मिल
और कृषि यंत्रशाला मेरठ, इन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन मेरे दिमाग में बात ये थी कि भाई तू वहाँ से जाके तो खाली इकला हो जाएगा एक काम का ही। यदि मैं वर्कशॉप लगा लूँ किसी तरीके से भी, तो फिर मैं कई लोगों को बहुत को काम दे सकता हूँ। मशीनें बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए अब मांगेराम जी पूरी तरह से जुटना चाहते थे। हालांकि उनका परिवार इसके समर्थन में नहीं था और कोई आर्थिक सहायता करने के पक्ष में भी नहीं था। उस वक्त उनके गुरु मोहम्मद यूनुस ने आगे बढ़कर उनकी सहायता की। इसके बाद उनके सपनों को उड़ान मिलने लगी। करके नहीं चाहते थे कि भाई मैं ये काम करूं, वो तो बोलते थे भाई ये लोहारगिरी का काम है, ये तुम्हें नहीं करना। अब सर्विस मेरी लगती थी, मेरे गुरु जो थे ITI के मोहम्मद यूनुस, समझिए, उन्होंने कहा कि भाई मांगेराम तुम ना तो कहीं सर्विस पे जा रहे हो, ना तुम खुद का कुछ कर रहे हो, क्या चक्कर है। मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं किस टाइप के कोई। उन्होंने कहा तो फिर मैं तुम्हें मशीन दिवा दूँ। मैंने कहा हाँ दिवा दो सर। उन्होंने फिर मुझे मशीन दिवाई और मैंने कारखाना लगा लिया था, खाली गुरु की बदौलत ही। और उसके लगाने के बाद फिर मेरे अंदर ये तो पूरे ताकत थी इस काम करने की। मैंने बहुत जम के काम किया, पहले ठेकेदारी पे किया, थोड़ा सा ठेकेदारी पे करते के साथ ही फिर मैंने नए आइटम बनाने शुरू कर दिए, फिर उसमें काफी मजबूती मुझे मिली भी। शुरुआती दौर में मांगेराम जी ने कई मशीनें बनाई जो बखूबी काम भी करती थी, लेकिन उनकी बनाई एक मशीन काफी चर्चा में थी जो गन्ने को जड़ से उखाड़ती, छीलती और तौलती भी थी। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मांगेराम उसे किसानों के बीच नहीं ला पाए। इस हार ने उन्हें कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया। सबसे पहले मैंने गन्ने की मशीन बनाई, गन्ना छोलने वाली, वर्ल्ड की ऐसी मशीन जो स्वयं खेत से गन्ना काटती थी, छोलती थी और तौलती थी, तौल के लोड करती थी अपने आप ही। उसके बाद में मैं उसमें लगने के बाद में जो है परेशानी, पैसे की परेशानी की वजह से उस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया। मांगेराम ने अपनी कमी को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने अब छोटी छोटी मशीन बनाने पर फोकस किया और उन्हें सराहनीय सफलता तब मिली जब उन्होंने एक छोटा पावर कल्टीवेटर बनाया जिसमें खर्च कम था और इसके लिए उनके बेटे ने उन्हें प्रेरित किया और फिर प्रधानमंत्री सृजन योजना से लोन लेकर बाकी किसानों को भी इसका लाभ पहुंचाया। जो ये पिको कल्टीवेटर मशीन है, मैंने यहाँ पे गांव वालों को यूज करते आसपास में देखा, जिससे मुझे लगा कि मेरे को भी लेनी चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, देखा उसका यूज कैसे करते हैं वे, तो मेरे को अच्छा लगा। समय की बचत थी, तो बहुत सी चीज़ थी जो उससे मतलब कि मेरे को सीखने को मिली, तो मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ और इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस मशीन की लोकप्रियता इतनी है कि आज उनके वर्कशॉप पर करीब 23 वर्कर इसे बनाने में कार्यरत है और करीब 700 किसान इस मशीन का लाभ ले चुके हैं। ये बहुउपयोगी मशीन कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। जुताई के लिए मुझे दिक्कत आई। जब मुझे दिक्कत आई, बैल हमारा बीमार पड़ गया, तो फिर मैंने पापा से कहा, तो इन्होंने सबसे पहले एक कल्टीवेटर बनाया, पावर कल्टीवेटर, जिसमें इंजन लगा के 5 HP से उसको चलाया, डीजल में था, जिसका इतना लाभ हुआ कि एक हावर में, 1 घंटे में हम 4 से 5 बीघे तक की जुताई, निराई गुराई उससे हम कर लेते थे। इसके अलावा उसका जो ईंधन खपत थी वो मात्र 300 ग्राम डीजल थी पर हावर। उनकी इस कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, आज उनकी ये मशीन उत्तर प्रदेश की सीमाएं लांघकर बाकी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार में जा रही है। हमारी मशीन आसपास में तो जा ही रही, लेकिन आसपास के साथ साथ जो है ये हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तरांचल में बहुतायत से जा रही है बहुत। और ये वहाँ पर जो है कपास की खेती में का काम भी बहुत सुंदर ढंग से करती है, क्योंकि छोटी मशीन है। मशीन की लंबाई चौड़ाई इसकी भी तो बहुत कम है, इसे जो ड्राइवर है 17 इंच में घुमा सकता है कहीं भी, इसलिए छोटी छोटी फसल, मेंथा, कपास, गन्ना और इस टाइप की जितनी भी खोड वाली या वैसी फसल हैं, उनमें सब में नुलाई गिराई का काम बहुत सुंदर। कृषि में उनके इन कार्यों के लिए वे कृषि अनुसंधान केंद्र से 3 बार सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार भी उन्हें कई बार सम्मानित कर चुकी है। आज आलम ये है कि वो अपने परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में एक आइडियल किसान बन चुके हैं।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम पुनः आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं, कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।